पहले थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद बायोमास, उसके बाद महासागर तापीय ऊर्जा और फिर परमाणु ऊर्जा। क्योंकि इसमें गाय का गोबर होता है इसलिए अक्सर इसे गोबर गैस कहा जाता है। अब क्या होता है, इसको एक जमीन के अंदर गड्ढा कर कर वहां पर अवशिष्ट को डाला जाता है। एक दर्पण का उपयोग किया जाता है, परावर्तक दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बच्चे देखो, कांच की प्लेट से ढक देते हैं, वाह, तेज हवा वाला स्थान उपलब्ध हो और इस ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं, स्टोर करने के लिए 235 से वो 238 में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो अपने टुकड़े कर देता है और टुकड़े करने के बाद 3 नए न्यूट्रॉन बनाता है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फिजिक्स वाला के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आकाश श्रवण आप सभी का फिजिक्स मेंटर हर बार की तरह समरी सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत लंबा चैप्टर, बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में, लंबी सी डिटेल्स के साथ, पूरी सी जानकारियों के साथ। तो मैं आकाश श्रवण हर बार की तरह, देखो भाई साहब, ये समरी सीरीज का आखिरी लेक्चर है, ये समरी सीरीज का आखिरी लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जो आधा चैप्टर छोड़कर आए थे ना, प्राकृतिक संसाधन, उस प्राकृतिक संसाधन का आधा भाग आज हम यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। बड़ा शानदार चैप्टर होने वाला है, पूरी डिटेल्स के साथ, पूरी जानकारी के साथ। अराउंड 45 मिनट्स का लेक्चर है। इस 45 मिनट के लेक्चर में एक एक बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो पूरे फिजिक्स में है ना, क्लास 10 की फिजिक्स में, ये भाई साहब थ्योरेटिकल पोर्शन है और थ्योरेटिकल पोर्शन आप जानते हैं कितना 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 परेशान करता है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेके प्रभु का नाम। अब आज की क्लास में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले। अच्छा देखो, आज की क्लास अटेंड करने की पहली शर्त, पुराना लेक्चर अच्छी तरह से देखें, क्योंकि मैं पुराने लेक्चर की कुछ बातें हैं जो यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ और सब कुछ थ्योरी है, सब कुछ थ्योरी। आज उन थ्योरी को हम बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। अब देखो, आज हम कौन कौन से टॉपिक्स करने वाले हैं, आज हम किन किन टॉपिक पर ध्यान देने वाले हैं। पहले तो हमें आज की क्लास का प्लानर पता होना चाहिए कि हम किन किन टॉपिक पर ध्यान देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद बायोमास, उसके बाद महासागर तापीय ऊर्जा और फिर परमाणु ऊर्जा, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा ये नहीं, ये 4 टॉपिक ही नहीं, और भी काफी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं करना, चिंता नहीं करना, आपको सारी चीजें डिटेल में सिखाई जाएंगी। चलो शुरू करें। तैयार हो ना? पहला लेक्चर देखकर बैठे हो ना? पहले लेक्चर में मैंने सारी चीजें, मतलब रीजन, वजह, कारण, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फ्यूल का उपयोग होना चाहिए, किस तरह के फ्यूल उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूल जो होते हैं ना, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और मैंने आपको फ्यूल्स के टाइप्स ही बताए हुए हैं, मैंने आपको भी और बताऊंगा यार, चिंता ना करो। तो मेरे बच्चों, आज का पहला पॉइंट है ना, टॉपिक का नाम है थर्मल पावर प्लांट, है ना? क्या नाम है इसका? थर्मल पावर प्लांट। शब्द को कैच करो, थर्मल पावर प्लांट, है ना? थर्मल पावर प्लांट, ऐसा पावर प्लांट जिसमें हीट, मतलब कहीं ना कहीं से हम हीट उठाकर लाएंगे और पावर जनरेट करेंगे। और पावर किस फॉर्म में जनरेट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, किस फॉर्म में करते हैं बच्चे? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ध्यान से, कैसे। अब इसमें सबसे पहली चीज हमको चाहिए पानी, है ना? क्या चाहिए सबसे पहले हमको? पानी। तो मेरे बच्चे, यहां पर हमने लिया पानी। अब देखो, इस पानी को गर्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले थर्मल पावर प्लांट में पानी गर्म करा जाता है, इसको गर्म करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप किसी और तरीके का बर्निंग फ्यूल यूज कर सकते हैं, कोल से आप इसे गर्म कर सकते हो, या और तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसे गर्म किया जाता है। कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बेटा, यहाँ पर ये ठंडा पानी है, ये ठंडा पानी यहाँ पर गया, यहाँ पर गर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पर, अच्छा तो कूलिंग टॉवर है, यहाँ से पानी आया, पंप ने इसे खींचा, अब कंडेंसर से गर्म होकर ये पानी कहाँ गया बच्चे? ऊपर की तरफ। और ये हाई प्रेशर जो पानी होता है, ये टरबाइन को रोटेट करता है, और जब ये टरबाइन रोटेट होती है ना, तो आप जानते हो डायनेमो लगा होगा, और डायनेमो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिससे हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो ये थर्मल पावर प्लांट का बहुत प्यारा सा डायग्राम है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब थर्मल पावर प्लांट होता क्या है? थर्मल पावर प्लांट, जैसा कि आपको मैंने बताया, थर्मल पावर प्लांट से बनती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनता है बच्चे? बिजली उत्पादन का स्टेशन होता है जहां पर बिजली बनती है। अब सामान्यतः इसमें कोयला, पेट्रोलियम आदि जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, सामान्यतः जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनों को घुमाया जाता है, और टरबाइन को घुमाने के लिए जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न भाप का उपयोग करते हैं। मैंने यहां दिखाया हुआ आपको कि पानी गर्म करा, पानी गर्म होने के बाद जीवाश्म ईंधन की हेल्प से हमने इसे गर्म करा, और ये हाई प्रेशर पानी टरबाइन को रोटेट करेगा। ठीक, अब बच्चे देखो, कोयले से जलने पर पानी गर्म हो जाता है और भाप बनती है, जिसका उपयोग टरबाइन को चलाने में किया जाता है। आमतौर पर थर्मल पावर प्लांट
कोयले के आसपास वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है, जहां पर परिवहन कोयले का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। अब जल विद्युत संयंत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर जल की सहायता से विद्युत बनाएंगे, ऐसा क्षेत्र जल की सहायता से विद्युत बनाएंगे। अब देखो, आप लोग सोचते हो कि यार किसी डैम पर आप कभी ना कभी गए होगे। आप जब डैम पर जाते हो ना, तो आपको लगता है यार ये पानी तो बड़ा शांत है, इस पानी के पास तो बिल्कुल एनर्जी नहीं, लेकिन वो हमारी गलतफहमी है। उस पानी के पास इतनी एनर्जी है, क्यों है? ऊंचाई के कारण। ऊंचाई के कारण उस पानी के पास है स्थितिज ऊर्जा, और जब उसके पास स्थितिज ऊर्जा है, तो वो स्थितिज ऊर्जा का हम पानी को डैम में रोककर कर क्या रहे हैं? हम उसे ऊंचाई पर रखते हैं पानी को, और पानी जब ऊंचाई पर रहता है ना बेटा, तो वो ऊंचाई से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा, और जब ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है स्थितिज ऊर्जा, तो टरबाइन रोटेट होती है, और जब टरबाइन रोटेट होती है तो डायनोमो की सहायता से यहां पर यांत्रिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर इसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो जल विद्युत संयंत्र बेसिकली ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक है, जिसमें पानी की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई से गिरने वाले पानी की संभावित ऊर्जा का दोहन होता है, और सामान्यतः इससे हम विद्युत ही बनाते हैं। देखो, जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जल की सहायता से विद्युत बनाना जल विद्युत संयंत्र में पॉसिबल होता है। अब बायोमास, बड़ा अच्छा टॉपिक है। बायोमास हमारे भारत में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, हमारे भारत में बहुत ज्यादा बायोगैस प्लांट, बायोमास बहुत ज्यादा, इवन भारत क्या पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन आज भी हम भारत में बहुत ज्यादा इसका उपयोग करते हैं। अब अच्छा देखो, जैसे कि कुछ डेड एनिमल्स हो गए, पुराने जमाने में डायनासोर थे ना, डायनासोर दब गए किसी वजह से, जमीन के अंदर दब गए। अब वो जमीन के अंदर उनके, जब वो दब गए ना, उसकी जो डेड बॉडी थी ना, उस डेड बॉडी से एक फ्यूल बना जिसका नाम क्या था? बायोमास। ये एग्जाम्पल दिया है ना, एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब अच्छा देखो, बायोमास जीवित चीजों जैसे कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा होती है। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक हम लकड़ी पर निर्भर रहते हैं। भारत में पशुधन की बढ़ती आबादी की उपलब्धता के कारण हम गाय के गोबर जैसे जैव अवशिष्ट से ईंधन बनाते हैं। देखो, बेसिकली गाय का जो, यार हमारा भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है, कृषि पर पूरी तरह निर्भर है, और कृषि प्रधान देश है तो गाय भैंस बहुत ज्यादा पाली जाती है, और गाय भैंस के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, अवशिष्ट पदार्थ की सहायता से क्या बनता है बच्चे? यहाँ पर अवशिष्ट पदार्थ की सहायता से हम बायोमास बनाते हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो, सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जब लकड़ी को ऑक्सीजन और पानी की सीमित आपूर्ति में जलाया जाता है, मैं बात कर रहा हूं लकड़ी को जब आप ऑक्सीजन और पानी की सीमित आपूर्ति में जलाओगे, तब वह अस्थिर सामग्री हटा नहीं जाती, मतलब उसमें से जो अस्थिर सामग्री होती है वो हट जाती है, और पीछे बचा हुआ अवशेष वो कोयला होता है, और ये कोयला जो बचता है वो चारकोल होता है, ठीक है। अब चारकोल में ऊष्मा उत्पन्न करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, और ये बिना आग के भी चलता है, ऊर्जा बचा रहा है हमारी, ये बिना आग के भी जलता है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बायोमास का सामान्यतः हमारे भारत में इसका बहुत उपयोग किया जाता है, इसके लिए हम बायोगैस का प्लांट भी लगाते हैं बेटा, ठीक है। आपने शायद, अपन ग्रामीण क्षेत्र वाले लोग हैं, अपन ने तो देखा होगा, देशी लोग हैं भाई, अपन ने सारी चीजें उपयोग करी हुई हैं, ठीक है। अब अच्छा देखो, यहां पर देखिए, यहां पर हमने एयर कंबशन, रिडक्शन गैसेस, इन सब की सहायता से बहुत हाई अमाउंट में जनरेट हो रही है क्या? हीट। ये हीट जनरेट होने के बाद ये क्या कर रही है? पानी को अगेन गर्म कर रही है। पानी को गर्म कर कर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में। और ये स्टीम क्या करेगी? ये स्टीम करेगी टरबाइन को रोटेट, और जब टरबाइन रोटेट हो रही है तो जनरेटर की सहायता से, किसकी सहायता से? जनरेटर की सहायता से। किसकी सहायता से? जनरेटर की सहायता से ये विद्युत बनती है, और जो ट्रांसफार्मर से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आती है, ठीक है। अब अच्छे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ओके, अब बायोगैस संयंत्र, भारत में इसका उपयोग बहुत किया जाता है। मैंने ये बात 2 बार रिपीट करी है कि भारत में बायोगैस संयंत्र का उपयोग बहुत किया जाता है। भारत में बायोगैस का उत्पादन करने के लिए गाय का गोबर, क्योंकि भारत एक पशुधन, भाई हमारे यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, हम खेती पर निर्भर ज्यादा करता है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना, खेती पर ज्यादा निर्भर करती है। अब खेती पर निर्भर करती है, बढ़िया भाई साहब, खेती के लिए जानवर पाले जाते हैं, बकरियां पाली जाती हैं, भैंसें पाली जाती हैं। अब उनके अवशिष्ट का क्या करेंगे? गोबर करती हैं वो, है ना। गोबर का क्या करोगे? तो भाई साहब, गोबर से हम बनाएंगे ऊर्जा। गोबर से हम क्या बनाएंगे बच्चे? ऊर्जा। तो बेटा, भारत में बायोगैस का उत्पादन करने के लिए गाय का गोबर, सीवेज, अवशिष्ट और पौधों के
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित हो जाता है। चूंकि इसमें गाय का गोबर होता है इसलिए अक्सर इसे गोबर गैस कहा जाता है। अब क्या होता है, इसको एक जमीन के अंदर गड्ढा कर कर वहां पर अवशिष्ट को डाला जाता है, अवशिष्ट का अपघटन होता है, तो अपघटन और दोहन होने के कारण उसमें से गैसेस निकलती हैं। सामान्यतः इसमें गाय के गोबर का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है, इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, अब बेसिकली ईंटों से बनाते हैं, गोल गुंबद जैसी संरचना होती है जिसके अंदर हम गाय का गोबर और जो भी पेड़ पौधे, मृत पेड़ पौधे हैं, वो सारी चीजें हम डालते हैं। जो पानी की, अच्छा अमाउंट ऑफ पानी डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बच्चे इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं, और बैक्टीरिया जब उत्पन्न हो जाते हैं ना, तो जब अपघटन की प्रक्रिया होती है ना, तो मीथेन निकलती है, उसमें से CO2 निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है, और हाइड्रोजन जैसी गैसेस निकलती हैं। और भाई साहब, मीथेन अगर निकल गई तो आप आराम से इसको जलाने के लिए उपयोग कर सकते हो। मीथेन आप जानते हैं फ्लेमेबल होती है। ठीक है, इसका उपयोग जलाने के लिए कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चे रोटी बना सकते हो, उस पर खाना बना सकते हो। ओहो, भूख लगने लगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब पवन ऊर्जा शब्द आपको पूरी बातें बताते हैं। पवन ऊर्जा, पवन का मतलब क्या हुआ, वायु। वायु की ऊर्जा क्या कहलाती है, पवन ऊर्जा। पवन का मतलब क्या हुआ, वायु, और वायु की ऊर्जा क्या कहलाती है, पवन ऊर्जा। तो बच्चे देखो, पवन ऊर्जा एक बहुत अच्छा अनुकूल स्रोत है। पवन ऊर्जा एक बहुत अच्छा अनुकूल स्रोत है। क्यों है अनुकूल स्रोत बेटा, क्योंकि ये जो है ना, अरे इसमें डायग्राम मैंने डाला था, डायग्राम मिल नहीं रहा। हाँ है अगले वाले में। ठीक है, अब अच्छा देखो, हवा, वायु जो होती है ना, कभी कभी बहुत तूफानी हो जाती है, बहुत तकलीफ दे हो जाती है। अब क्या करें यार, आज कुछ तूफानी करते हैं, वायु ने तूफानी कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जब हवा बहुत तेज चलती है तो इस हवा के पास भी तो गतिज ऊर्जा है, क्यों ना हम उस गतिज ऊर्जा का उपयोग करें। बच्चा एक सेकंड, सॉरी, हम उस गतिज ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। अब जब वायु एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो बहुत तेजी में जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा का उपयोग कर हम बिजली बना सकते हैं, और यहां से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। अब बच्चे देखो, हवा एक प्राकृतिक है। हवा को ना तुमने बनाया, ना मैंने बनाया, ना तुमने बनाया ना मैंने बनाया, तो हवा क्या है, एक प्राकृतिक घटना है जो पृथ्वी की सतह पर भूमि और जल द्रव्यमान के असमान ताप के कारण बनती है। हवा पता है एक जगह से दूसरी जगह क्यों चलती है, तापमान में होने वाले अंतर की वजह से। जब तापमान में अंतर होगा तो इस कारण से हवा अधिक गति में चलेगी, और जब अधिक गति में चलेगी तो उसके पास गतिज ऊर्जा होगी, और गतिज ऊर्जा का उपयोग हम इसमें करते हैं। ठीक है बेटा, अब गतिज ऊर्जा का उपयोग कहां करते हैं, है ना। अब इसकी गतिज ऊर्जा से कैसे बनाओगे, तो हम पवन चक्की लगाते हैं। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा व्यू होता है, बहुत खूबसूरत लगती है पवन चक्की। ये पवन चक्की आपने जीवन में कभी ना कभी देखी होगी। एक बड़ा सा पंखा ऐसे ऐसे नहीं, बड़ा सा पंखा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, बड़ा सा पंखा ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है। और ये पंखा कैसे घूमता है, हवा की सहायता से। जब ये पंखा हवा की सहायता से गोल गोल घूमता है ना बेटा, तो बेटा इस स्थिति में पवन ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इसे पवन चक्की कहा जाता है। अब सुनना ध्यान से, पवन ऊर्जा का उपयोग सामान्यतः पवन चक्की के रूप में जानी जाने वाली घूर्णनशील संरचनाओं द्वारा किया जाता है। मतलब जब पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं ना हम, वो किससे, पवन चक्की में करते हैं, पवन चक्की से। अब इसमें एक बहुत बड़ा ब्लेड होता है, देखो एक बहुत बड़ा ब्लेड होता है जो एक बेस पर खड़ा होता है। कहां खड़ा होता है, बेस पर खड़ा होता है। ये जो ब्लेड होता है ना, ये टरबाइन से जुड़ा होता है। कहां जुड़ा होता है बच्चे, टरबाइन से जुड़ा होता है। और ये जब तेज हवा चलती है ना, तो ये ब्लेड घूमता है, और ब्लेड जब घूमता है तो टरबाइन की सहायता से यहां पर एक डायनेमो भी रोटेट होता है। वो वाली टरबाइन में सोचना, जो सोच रहे हो पानी ऊपर से गिर रहा है, वो नहीं। इसके अंदर भी एक होती है, इंक्लूड होती है इसमें। ठीक है, तो वो किससे जुड़ी होती है, डायनेमो से। अब बच्चे देखो, कारण क्या होता है, हम इसे अपने घर पर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि एक पवन चक्की जो होती है ना, बहुत कम अमाउंट ऑफ ऊर्जा बनाती है, लेकिन इतनी कम अमाउंट ऑफ ऊर्जा हमारे काम की नहीं है, तो एक पवन चक्की हमारे काम की नहीं होती। इस वजह से हम एक से ज्यादा कई पवन चक्की लगाते हैं। ठीक है, तो यार एक एकल पवन चक्की का उत्पादन कम होता है, और इसलिए कई पवन चक्कियों को मिलाकर फार्म बनाए जाते हैं। बहुत सारे पवन चक्कियां मिलाई जाती हैं। आप देखो इस डायग्राम में अभी कई 100 पवन चक्कियां, गिनने मत लगना, इसमें बहुत सारी पवन चक्कियां एक पास दिख रही है, दूर लाइन से लगाई, क्योंकि एक पवन चक्की कम ऊर्जा का उत्पादन करती है। यार पवन चक्की इतना अच्छा स्रोत है, लेकिन इसके बाद भी हम इसका उपयोग ज्यादा क्यों नहीं करते। देखो इसके लाभ, है ना, ये पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये कुशल है ना, नवीनीकरणीय स्रोत है, और बिजली के उत्पादन के लिए इसमें कोई भी आवर्ती लागत नहीं है। मतलब एक बार लगा दो, टेंशन खत्म,
एक बार लगा दो, टेंशन खत्म। ये इसके फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिट है। हम पवन चक्की का उपयोग इतने ज्यादा स्तर पर क्यों नहीं करते, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पवन चक्की की ब्लेड को घुमाने के लिए आपको बहुत अधिक गति की जरूरत है, हवा की। तो हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होना चाहिए, और ये गति हर जगह, हमारे घरों में, हमारी घर की छतों में इतनी तो नहीं मिलती, हम इसलिए लगा सकते हैं। तो जब भी पवन चक्की आपको घुमाना होगी ना, तो आपको 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति चाहिए, ठीक है। अच्छा देखो यार, पवन चक्की ने क्या करा, बिजली बना दी। अब उस बिजली को आपको स्टोर करना है। जब स्टोर करना है तो आपको बैकअप स्टोरेज सुविधा होना चाहिए। अच्छा देखो, जब यार एक पवन चक्की आप लगाओगे तो वो किसी काम की नहीं होगी, तो आपको बहुत सारी पवन चक्की लगाना पड़ेंगी। जब आप बहुत सारी पवन चक्की लगाओगे ना, तो बड़े भूमि क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बड़े भूमि क्षेत्र की। अब बच्चे देखो, पवन चक्की को प्रारंभिक लागत, मतलब यार पवन चक्की कोई 5-10 रुपए वाली थोड़ी ना, कई हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं। तो उसकी प्रारंभिक लागत ज्यादा होती है। और रख रखाव क्या होता है बच्चे, पवन चक्की की जो ब्लेड्स होती है ना यार, ऊंचाई पर पक्षी होंगे, जानवर होंगे, मतलब पक्षी वाले जानवर होंगे, वैसे नहीं कि शेर चल रहा है वहाँ, है ना, कि वहां पर पक्षी होंगे, तो उससे डैमेज हो सकती है। पवन चक्की की ब्लेड बहुत अधिक स्पीड अगर मिल जाती है तो उससे भी डैमेज हो सकती है। तो इस वजह से पवन चक्की को रख रखाव बहुत अधिक चाहिए रहता है। तो इसकी लागत ज्यादा होती है और इसको नियमित रख रखाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस कारण से इसका जहां भी उपयोग किया जाता है वहां ऐसा एरिया का उपयोग किया जाता है, ऐसे एरिया में इसका उपयोग करेंगे हम कि जहां पर जो गति होगी वायु की 15 किलोमीटर प्रति घंटे से 14-15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। और वही लोग लगा सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ज्यादा पैसा है, ठीक है। अब बढ़ते बेटा सौर ऊर्जा की तरफ, है ना। अब बच्चे देखो, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अगर एनर्जी का सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो वह है सूर्य, ठीक है। अब सूर्य कई बिलियन ईयर से हमें ऊर्जा देता आ रहा है और कई बिलियन ईयर्स तक ऊर्जा देता रहेगा। मतलब ये अभी 2-3 दिन पहले नहीं बना है सूर्य, कई 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 हजारों करोड़ों, मतलब बहुत ही ज्यादा पुराने सालों से ये हमें ऊर्जा देता आ रहा है और काफी सालों तक ये ऊर्जा देता रहेगा। तो सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अच्छा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कैसे? सूर्य क्या ऊर्जा भर के देता है? नहीं, सूर्य से धूप आती है, ऊष्मा आती है, सूर्य से हीट आती है और हम इस हीट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है बच्चे? सौर ऊर्जा। लगभग सूर्य 5 अरब वर्षों से, कितने? 5 अरब वर्षों से, मैं तो 30 का भी नहीं हूं, तो 5 अरब वर्षों से क्या कर रहा है? ऊर्जा। भाई इतना तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और अगले कई 5 अरब वर्षों तक या उससे अधिक समय तक इसी दर से ऊर्जा निकालता रहेगा। अब हम क्या करें? इस ऊर्जा का उपयोग करें ना। 5 अरब वर्षों से वो ऊर्जा दे रहा है और ऊर्जा व्यर्थ जा रही है, और अगले 5 अरब तक ऊर्जा देता रहेगा तो ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। तो हम इस ऊर्जा का उपयोग करें ना, तो सौर ऊर्जा जो है ना, आने वाले समय में, आप देखते हो आजकल कितनी ज्यादा सोलर प्लेट्स का, सोलर पैनल का यूज होता है। तो आने वाले समय में हमें सौर ऊर्जा का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। और बता, आपको एक बात और बताऊं, सौर ऊर्जा हमारी जो पृथ्वी तक पहुंचती है ना, वो बहुत छोटा हिस्सा है हमारी पृथ्वी तक पहुंचने वाला। आप देखो सन कितना बड़ा है, अगर इतना बड़ा सन है ना, तो पृथ्वी इतनी सी है। इतने बड़े सन के सामने पृथ्वी इतनी सी है, तो इतनी सारी एनर्जी सन एमिट कर रहा है, लेकिन हमारी पृथ्वी तक जो एनर्जी पहुंच रही है वो बहुत कम है। तो हमें आने वाले समय में कुछ ऐसे उपाय ढूंढना पड़ेंगे, क्योंकि हमें पृथ्वी के वायुमंडल, वातावरण को बचाना है। तो हमें आने वाले समय में कुछ ऐसे उपाय ढूंढना पड़ेंगे जिससे हम सूर्य से आने वाली ऊर्जा का उपयोग कर सके और हमारे वायुमंडल, हमारे वातावरण को दूषित होने से बचाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब सोलर कुकर कॉमनली बहुत उपयोग होता है आजकल। तो इतनी ज्यादा एनर्जी कंजर्वेटिव चीजें आ गई हैं, लोगों में इतनी ऊर्जा बचाने का शौक है। आप देखना पहले के टाइम में बल्ब यूज होते थे, फिर आई ट्यूब्स, फिर ट्यूब्स के बाद एलसीडी एलईडी आ गई। तो वो ऐसा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि कम ऊर्जा में अधिक काम। हम जानते हैं कि यार, हम भारतीय तो खासकर जानते हैं कि जो ऊर्जा है ना बहुत लिमिटेड है ना, ऊर्जा है ना बहुत लिमिटेड है। तो हमें ऊर्जा को बचाना है, हमारी पृथ्वी को ऐसा नहीं कि 2 दिन तक चलाना है, हमें पृथ्वी को ग्रीन रखना है। गो ग्रीन सेव अर्थ। तो हमें ऐसे ऐसे ऊर्जा के तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऊर्जा के प्रकार ढूंढने पड़ेंगे जो कि ऊर्जा को बचाने के काम आए, जिसमें से एक प्रकार है सोलर कुकर, ठीक है। अब शब्द देखो सोलर कुकर, सोलर कुकर और आजकल छतों पे लगता है वाटर हीटर, पानी गर्म करने की इकाई। सामान्यतः ये सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसका? सौर ऊर्जा, मतलब सन की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, इसलिए इन्हें सोलर कुकर कहा जाता है। अब बच्चे देखो, ये मैं ब्लैक कलर की टी शर्ट पहना हूं ना, आप शायद व्हाइट पहने हो, तो ब्लैक कलर जो होता है ना,
हीट को सन से आने वाली धूप से, है ना, धूप से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर काले कलर का मैं सोलर कुकर बनाऊंगा तो सन की हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो यही प्रिंसिपल यूज होता है कि काली सतहें अन्य सतहों की तुलना में अधिक ऊर्जा अवशोषित करती हैं, अधिक ऊर्जा अवशोषित करती हैं, और सौर कुकर इस गुण का उपयोग करके उसके अंदर की काली परत चलाकर करते हैं। मतलब सेम प्रिंसिपल उपयोग करते हैं। सोलर कुकर में एक डब्बा होता है जिसमें ऊपर वाले हिस्से पर एक कांच लगा होता है जो प्रकाश को उस सतह पर आपतित करता है, और उसके अंदर काले रंग की परत चढ़ी होती है। ठीक है, अच्छा देखो, एक दर्पण का उपयोग किया जाता है, परावर्तक दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब बच्चे देखो, कांच की प्लेट से ढक देते हैं। अब कांच की प्लेट से क्यों ढक देते हैं? ताकि जो हीट अंदर जा रही है ना वो बाहर ना आए, ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कि हीट एक बार अंदर चली गई और फिर वो बाहर ना आए, इसलिए हम सोलर कुकर को कांच की प्लेट से ढक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अब समुद्र से ऊर्जा, समुद्र इतना विशाल है, इतना विशाल है कि हमारी सतह उसके सामने कुछ भी नहीं है। मतलब इतने बड़े विशाल समुद्र में ऊर्जा के इतने सारे तरीके हैं। तो आज हम वही सीखेंगे कि समुद्र से किस प्रकार से हम ऊर्जा ले सकते हैं, समुद्र की ऊर्जा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो समुद्र से ऊर्जा, पानी की विशाल मात्रा, यार इतना सारा पानी है, इतना पीने योग्य कम है, पीने योग्य कम है, लेकिन इस पृथ्वी पर पानी बहुत सारा उपलब्ध है। तो पानी की विशाल मात्रा और लहरों की गति के कारण समुद्र और महासागर और अल जल निकाय कौन कौन सी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के स्रोत होते हैं। क्या होता है, आपने सुना होगा ज्वार भाटा, है ना, ज्वार भाटा। अब समुद्र की लहरें हो गई, समुद्र की लहरें क्या करती हैं, समुद्र की लहरें जब चल रही हैं तो भाई साहब ऊर्जा तो है उनके पास, गतिज ऊर्जा तो है, तो हम उस गतिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चे, उस गतिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे। और जब हम उस गतिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो हमारा क्या फायदा, जब हम उस गतिज ऊर्जा का उपयोग करेंगे ना तो उससे हम बना सकते हैं किसी प्रकार की ऊर्जा। देखो आज हम वही सीखेंगे कि हम किस प्रकार की ऊर्जा बना सकते हैं गतिज ऊर्जा से। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, अब हम बढ़ते हैं समुद्र से ऊर्जा। पहली टाइप की ऊर्जा है ज्वारी ऊर्जा। ठीक है, कौन सी, ज्वारी, ज्वारी, ज्वार भाटा। अब देखो, ग्रेविटेशन पुल के कारण पृथ्वी में, जो पृथ्वी है ना उसके सबसे पास में है चंद्रमा, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण पुल के कारण पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर जो समुद्र है उस समुद्र के पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं जिन्हें ज्वार भाटा कहा जाता है। 15 दिन तक पानी की दिशा अलग, फिर 15 दिन तक पानी की दिशा लगभग अलग होती है, जिन्हें ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, अब बेटा ज्वारी ऊर्जा उसी ज्वार भाटा का उपयोग कर बनाई जाती है। ठीक है, अब बेटा देखो, ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण पानी के स्तर में भिन्नता है। ठीक है, बेसिकली गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना चंद्रमा का, तो वो पानी को ऊपर नीचे कर देता है, पानी के लेवल को परिवर्तित कर देता है। जल स्तर के बढ़ने और गिरने को उच्च और निम्न ज्वार की घटना ज्वारी ऊर्जा देती है। मतलब जल स्तर बढ़ा तो उच्च ज्वार, और जब जल स्तर कम हुआ तो निम्न ज्वार। ठीक है, ज्वारी ऊर्जा समुद्र के संकीर्ण क्षेत्रों के निकट बांध बनाकर प्राप्त की जा सकती है। अब समुद्र में बहुत संकीर्ण, बहुत बारीक बारीक से छिद्र, इतने बारीक से नहीं, कुछ छिद्र उपयोग होते हैं। अब पानी आया तो उन छिद्र के जरिए जाएगा ना, तो वहां पर उसको गतिज ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, तो हम टरबाइन को घुमा सकते हैं। और जब आपने टरबाइन घुमा दी, काम हो गया आपका, वहां पर आपको ऊर्जा बन गई। ये समुद्र के, अच्छा इसका एक बहुत नुकसान भी है, इससे इस ऊर्जा का उपयोग आप वहीं कर सकते हो जहां आपके आसपास समुद्र हो। अब मैं तो ऐसी जगह रहता हूं, मेरे से 1000 किलोमीटर दूर है समुद्र, तो यार मैं तो इसका उपयोग नहीं कर सकता ना यार, क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर अगर मैं समुद्र से इस प्रकार की ऊर्जा बनाऊंगा तो उसे वहां से यहां तक लाने में जो मेरा व्यय होगा वो इसके उत्पादन से काफी ज्यादा महंगा होगा। तो बात इसलिए है ना कि हम इसका उपयोग वहीं कर सकते हैं जहां पर समुद्र के आसपास का एरिया हो। ठीक है, आगे। अब तरंग ऊर्जा, अब समुद्र से जो तरंग, वेव्स निकलती है ना, जो तरंग निकलती है ना, उसमें भी तो भाई समुद्र की लहरें तो सबने देखी होंगी। अब समुद्र की जो लहरें होती है ना, उन लहरों में भी गतिज ऊर्जा होती है, और इस गतिज ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। गतिज ऊर्जा का उपयोग किस में किया जा सकता है बच्चे, बिजली उत्पन्न करने में किया जा सकता है ना। अब बच्चे देखो, समुद्र के ऊपर चलने वाली तेज हवाओं से लहरें उत्पन्न होती हैं। समुद्र, भाई हवा तो चलेगी, तापमान में जहां अंतर होगा वहां पर हवा तो चलेगी, और जब हवा चलेगी तो बेटा उसके कारण लहरें भी चलेंगी, और लहरें चलेंगी तो हम लहरों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। कहां कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं, इस लहरों की गतिज ऊर्जा का उपयोग हम कर सकते हैं किसमें, हमारी ऊर्जा को बनाने में। अब बेटा देखो, इसमें भी बड़ा नुकसान है कि इसका भी उपयोग आप वहीं कर सकते हो जहां पर तेज हवा वाला स्थान उपलब्ध हो, और इस ऊर्जा को स्टोर करने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं, स्टोर करने के लिए उपकरणों को डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं।
महासागरीय तापीय ऊर्जा, महासागरीय, महासागर की तापीय ऊर्जा मतलब महासागर के तापमान के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी ना, वो ऊर्जा बनाएंगे महासागर के तापमान के कारण उसमें हम जो ऊर्जा बनाएंगे उसे महासागरीय तापीय ऊर्जा बोलते हैं। अब बच्चे होता क्या है, पानी की ऊपरी सतह जो होती है ना, पानी की ऊपरी सतह होती है ना, उसका तापमान अलग होता है, और जब पानी के अंदर आप जाते हो, पानी के अंदर जाते हो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे आप पानी के अंदर जाते जाते हो पानी का तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर आप लगभग 2 किलोमीटर जाते हो ना, 2 किलोमीटर गहराई में जाते हो, तो 2 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अगर ऊपरी सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से तो नीचे 70 डिग्री सेल्सियस, और 2 किलोमीटर चले जाओ और 90 हो जाएगा, और 2 चले जाओ तो 110 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो ना पानी की सतह के अंदर समुद्र महासागर में, तो क्या होता जाता है, तो मान बढ़ता जाता है तापमान का। तो क्या होता जाता है बच्चे, तापमान का मान। तो 2 किलोमीटर की गहराई तक सतह और तापमान के बीच का अंतर, सतह और नीचे के तापमान के बीच का अंतर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये गर्म पानी क्या करेंगे, हम गर्म पानी को पतले बोर बनाकर ऊपर लेकर आएंगे, पतले बोर बनाकर ऊपर लेकर आएंगे, और ऊपर लाकर उसकी वाष्प से हम टरबाइन घुमाएंगे। ठीक है, इसकी वाष्प से हम टरबाइन घुमाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करो, ये डायग्राम बना हुआ। ठीक है, ये डायग्राम बना हुआ। अब देखो ये ऊपरी सतह है, ये ऊपरी सतह, ये निचली सतह है। अब निचली सतह पर आप देखो ध्यान से, है ना, निचली सतह पर ये पानी आता जा रहा है गर्म। ठीक है, ये पानी एंटर होता जा रहा है ना, ये गर्म पानी है, ये एंटर होता जा रहा है। इसके कारण इसकी जो भाप है, ये भाप ऊपर जाती जा रही है, टरबाइन को रोटेट करेगी, और टरबाइन को जब रोटेट करेगी तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा से हम यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाएंगे। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। यहाँ से आया पानी गर्म पानी, और ये गर्म पानी क्या करेगा, भाप में परिवर्तित होगा, और ये ठंडा पानी वापस आकर नीचे चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, परमाणु ऊर्जा। ये आई थिंक आखिरी टाइप्स ऑफ ऊर्जा है, नहीं और है अभी तो। ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा जो है ना, बहुत खतरनाक ऊर्जा होती है। आप सोचो कि एक छोटा सा यूरेनियम का टुकड़ा, हमारी एक बाइक, अगर मैं इतना सा यूरेनियम लगा लूँ ना, तो आने वाले 15,000 सालों तक मैं गाड़ी चला सकता हूँ। पर ये रिस्की होती है, पर ये खतरनाक होती है। रिस्की और खतरनाक होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं करते। रिस्की और खतरनाक होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं करते। अब देखो, परमाणु ऊर्जा सामान्यतः नाभिक के टूटने या नाभिक के जुड़ने से, फिर से बोल रहा हूं, एक नाभिक लिया, एक बड़ा नाभिक जब छोटे टुकड़े में टूटता है, या फिर छोटे टुकड़े मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है। परमाणु बम आपने सुना होगा, परमाणु बम भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो बच्चे देखो, परमाणु ऊर्जा का उपयोग या फिर परमाणु विखंडन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने में किया जा सकता है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग परमाणु विखंडन या संलयन भी, अभी हम संलयन भी पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, अब बच्चे देखो, सामान्यतः परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित दर पर बिजली का उत्पादन करने के लिए, निरंतर श्रृंखलाओं को पूरा करने के लिए परमाणु ईंधन का उपयोग किया जाता है। अब जो यूरेनियम है, ये सारे के सारे ईंधन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक ऊर्जा देते हैं। मतलब आप बिलीव करो, बहुत ज्यादा अधिक ऊर्जा देते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा अधिक ऊर्जा देते हैं ना बेटा, तो इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है बिजली बनाने में। हम डायरेक्टली इसका उपयोग नहीं करते, बहुत से नुकसान भी हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, ये हमारे शरीर को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इनसे जो ऊर्जा निकलती है ना, उस ऊर्जा को नियंत्रित करना, हम डायरेक्टली इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। इसके लिए बड़े बड़े नाभिक रिएक्टर लगे होते हैं, वहां पर इसकी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब देखो, पहला परमाणु विखंडन, विखंडन शब्द कैच करो, विखंडन शब्द कैच करो, विखंडन। ठीक है, अब अच्छा देखो, परमाणु विखंडन वह प्रक्रिया है, विखंडन टुकड़ों में टूट जाना, जिसमें एक भारी परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, जो परमाणु को विभाजित करके हल्का नाभिक देता है। एक यूरेनियम 235 है, उस पर आप एक क्या गिरा दो, न्यूट्रॉन गिरा दो, और जैसे आप न्यूट्रॉन गिराते हो ना, 235 से वो 238 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद वो अपने टुकड़े कर देता है, और टुकड़े करने के बाद 3 नए न्यूट्रॉन बनाता है, और वो 3 नए न्यूट्रॉन 3 नए यूरेनियम से टकराकर फिर ऊर्जा बनाते हैं। फिर 3 नए न्यूट्रॉन से 9 बन जाते हैं, फिर 9 अगले 9 से टकराते हैं तो 27 बन जाते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है, ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। देखो यहां पर यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से, कोयले से निकलने वाली कार्बन के एक परमाणु से दहन से 10 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब एक परमाणु कोयले का जला और एक परमाणु यूरेनियम का जला, तो यदि इसके कार्बन की ऊर्जा 1 है,
तो 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ है। तो कार्बन की तुलना में यूरेनियम कितनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन इतनी अधिक ऊर्जा का हम नियंत्रण नहीं कर पाते, हमारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस कारण से हम क्या करते हैं बच्चे, इस ऊर्जा का उपयोग डायरेक्टली नहीं करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना हुआ यहाँ पर समझाने के लिए कि एक फिजनेबल न्यूक्लियस है, इस पर हमने एक न्यूट्रॉन इंसिडेंट करा तो ये टूट रहा है। अब ये टूट रहा है, टूटने के बाद 1 और 1 2 में बदल गया, फिर ये 3 न्यूट्रॉन बना दिए। ये 3 न्यूट्रॉन अगले से टकराएगा, अगले से टकराने के बाद फिर ये 3 बनाएंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन। तो ये रिएक्शन चेन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, श्रृंखला रिएक्शन कहलाती है, इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब परमाणु ऊर्जा यार इतनी अधिक ऊर्जा जब हमें दे रही है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के बाद जो अवशिष्ट निकलेगा ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। अब बच्चे देखो, खतरनाक तो होता ही है, इसका सेटअप बनाना बहुत मुश्किल है। परमाणु के लिए संयंत्र लगाना, परमाणु के लिए रिएक्टर लगाना, नाभिक रिएक्टर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खतरनाक अरेंजमेंट होते हैं। अब इसमें सामान्यतः उपयोग किया जाता है यूरेनियम को। यूरेनियम महंगा भी है और बहुत कम अमाउंट पे प्रेजेंट है, इतना अधिक नहीं है जितना आप इमेजिन कर रहे हो। सूर्य में बनने वाली ऊर्जा वो भी कुछ कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलने वाली है। ठीक है, अब कॉमनली इनका उपयोग विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। कॉमनली इनका उपयोग खतरनाक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विनाशकारी जैसे एटम बम बनाना, लेकिन यार रिस्की है। अब बढ़ते हैं बच्चे परमाणु संलयन। संलयन मतलब संलयित होना, संलयन मतलब संगठित होना, संलयन मतलब मिलना। जब छोटे छोटे नाभिक, क्या बोला, जब छोटे छोटे नाभिक, सुना, जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इस कंडीशन में भी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, परमाणु संलयन, जैसे यहाँ पर ड्यूटेरियम ट्रिटियम फ्यूजन होकर यहाँ पर एक हीलियम बनाते हैं और एनर्जी निकलती है और साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी निकलते हैं, यहाँ भी बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। वाह, एकदम इतना ही था आज की क्लास में। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही था। देखो मैंने बहुत अराउंड, मेरा टारगेट था 30-35 मिनट्स का कि इन सारे टॉपिक्स को समझा दूं, एंड आई होप आप सभी ने ये सब समझा होगा। ठीक है, पूरा थ्योरी पोर्शन था। अब देखो, द पेन यू फील टुडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। यार आज पढ़ने में तकलीफ होती है यार, हमें बड़ा बुरा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं यार, इससे अच्छा खेले ना, इससे अच्छा खेले कूदना। लेकिन ये भी सच है कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो अच्छी हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपको ना पसंद हो वो अच्छी हो, ये भी तो हो सकता है। तो हमें खेलना कूदना पसंद है यार, पर ये उम्र जो है ना पढ़ने लिखने की भी, खेलो कूदो भी, वो भी आवश्यक है। ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और खेल कूद का बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए बच्चे, क्योंकि आज की जो तकलीफ है ना, अगर आपने आज के समय में तकलीफ झेली ना तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में बेटा। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर मेरे बच्चों, बाय बाय बच्चों।